Hello friends, my name is Saurabh. Today we will discuss about the fourth chapter of thermodynamics. आज हम फोर्थ चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप सबने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, या मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, इसी प्रकार से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या ये लॉ कहाँ से मिला हमें, जूल्स एक्सपेरिमेंट से। क्या कहता है ये, व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज ए थर्मोडायनेमिक साइकिल देन द नेट हीट सप्लाइड to the system from the surroundings is equal to the net work done by the system on its surrounding। मीन्स जब कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक साइकिल को फॉलो करता है किसी प्रोसेस के दौरान, तब जो नेट हीट सप्लाई होती है सिस्टम से, सिस्टम को सराउंडिंग से, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स। मीन्स सिस्टम में जितनी हीट सप्लाई हुई है वो किसके बराबर है, जितना सिस्टम ने वर्क डन किया है। मीन्स डी क्यू का साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल टू डी डब्ल्यू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, हम इस प्रकार से भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कह सकते हैं, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल बट सिंस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड the total energy associated with an energy conversion remains constant, or no machine can produce energy without corresponding expenditure of energy, that is it is impossible to construct a perpetual motion machine of first kind। ठीक है, आगे हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, and one time student assistant to John Dalton with assistance from Lord Kelvin showed conclusively that mechanical work and heat are equivalent। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे बताया कि जो हीट एंड वर्क हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट हैं। जो हमने इस वाली डेफिनेशन बताया है कि हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने, लेट अस टेक ए क्लोज सिस्टम विच परमिट्स वर्क इंट्रक्शन एंड हीट इंट्रक्शन बोथ एज इन केस ऑफ स्टरिंग इन ए कंटेनर एज ए रिजल्ट। इसमें हमने एक डायग्राम दिखाया हुआ है एक इस प्रकार से। ठीक है, हमने कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम इसको जो फ्लूइड है हमारे पास उसको स्टर कर रहे हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ स्टरिंग इट इज सीन दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर गेट्स रेज्ड अप। इस स्टरिंग की वजह से जो टेम्परेचर है वाटर का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दिस राइज इन टेम्परेचर कैन बी अकाउंटेड बाई quantifying the amount of heat supplied for raising this temperature। जो ये चेंज आया है टेम्परेचर में या रेज आया है उसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड फॉर रेजिंग दिस टेम्परेचर। ठीक है, जितने टेम्परेचर को बढ़ाने में जितनी हीट लगेगी हम उसकी वजह से उसको टेम्परेचर को काउंट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिला, इट इज ऑब्वियस दैट फॉर एनी क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल cyclic integral of work done is equal to J into cyclic integral of heat supplied। ठीक है, where J is the Joule's constant, that is the net heat introduction is proportional to the work introduction and the constant is known as Joule's mechanical equivalent of heat and this is given by W upon Q। J is a numerical conversion factor which could be unity if the heat is also given in joules। अगर हम हीट को भी जूल्स में देते हैं और वर्क डन भी जूल्स में है तो जो ये कांस्टेंट है या जो फैक्टर है J वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू नॉन फ्लो सिस्टम्स। ठीक है, देखो नॉन फ्लो सिस्टम्स क्या होते हैं, जिनमें सिस्टम से सराउंडिंग में मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारी एप्लीकेशन है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए या आइसोकैरिक प्रोसेस के लिए। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसका हीट निकाली थी, वर्क डन निकाला था।
ठीक है, सेम रहेगा इस चैप्टर में भी, ठीक है। तो व्हेन ए फ्लूइड अंडरगोज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन ए फिक्स्ड एनक्लोज्ड स्पेस दैट द प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन द प्रोसेस इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। हम इस प्रोसेस में क्या करेंगे, जो गैस है उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम हीट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर वन स्टेट वन है, यहाँ पर टू है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रही है ये वन से टू की तरफ, तो क्या हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है, P1 से P2 जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने वर्क निकाला था पिछले चैप्टर में, वो सेम है ये, ठीक है। आगे इस प्रकार से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें वही है, मतलब सेम जो भी प्रोसेस है हमारी सेम रहेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। इसमें क्या निकाला था हमने, को प्रेशर कांस्टेंट था हमारा, ठीक है। इस प्रकार से हमने वर्क डन आया था P इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो हीट आई थी वो क्या आई थी, MR T2 माइनस T1 ब्रैकेट में 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। आगे थी कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा बॉइल्ड फ्लो लगा था P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट, या हम इसको कह सकते हैं या एक इसके बराबर है P इंटू V के, ठीक है। पिछले चैप्टर में बताया था आपको P इक्वल टू P1 V1 अपॉन V, ठीक है। यहाँ से हमारा वर्क निकला था P1 V1 ln R, नेचुरल लॉग था ये, और क्या निकला था यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 था, ये बताया था उसमें कि देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से हमारा जो क्या मिला था, हमें जो हीट मिली थी वो किसके बराबर मिली थी, हमें वर्क डन के बराबर, ठीक है। आगे बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या थी, जिसमें कि कोई भी हीट का इंट्रक्शन ना हो, मीन्स Q बराबर क्या हो, 0 हो, ठीक है। यहाँ पे हमने वर्क डन निकाला था W1 से 2 P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा माइनस 1, इसका हमने डेरिवेशन करके दिखाया था आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने ये निकाला, तो यहाँ से वर्क डन किसके बराबर आ गया था हमारा, इसके बराबर mCV T1 माइनस T2 मीन्स इंटरनल एनर्जी के बराबर ये आ गया था, क्योंकि इसमें हीट 0 है, ठीक है। इसके बाद हम बात की थी हमने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या थी, जिसमें गामा जे क्या है, n है, और यहाँ पर n था ये, ठीक है। और n क्या है, एक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने वर्क डन निकाला था उसमें गामा की जगह क्या आ जाएगा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में n आ जाएगा, ठीक है। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में n माइनस 1, ठीक है। और हमने हीट ट्रांसफर कर निकाला था, इसमें क्या निकल के आया था, गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 इंटू में W। नेक्स्ट थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या थी, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या था, हम जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, सम रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग से पास करेगा, ठीक है, आइसेंथैल्पिक कंडीशंस में, मतलब इसमें क्या थी, हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट थी, ठीक है। और क्या था इसमें, Q भी 0 थी और W भी 0, मतलब हीट ट्रांसफर भी 0 था और वर्क डन भी 0 था, ठीक है। आगे जो इस चैप्टर में अलग है वो है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसको हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये क्या है, स्टडी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो इन विच इट्स प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। स्टडी फ्लो क्या होता है, ऐसा फ्लो जिसमें जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं किसी पॉइंट पर वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। स्टडी फ्लो इज द सिस्टम हुज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। स्टडी सिस्टम क्या होता है, जिसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो टाइम के इंडिपेंडेंट रहती हैं, मीन्स एनी प्रॉपर्टी एट ए पॉइंट इन ए सिस्टम शैल नॉट चेंज विद टाइम, जो टाइम के अनुसार चेंज नहीं होंगी, ठीक है। यह स्टडी फ्लो एनर्जी जो इक्वेशन है उसके लिए एक डायग्राम है, यहाँ से कोई फ्लूइड एंटर हो रहा है, ये सिस्टम है, यहाँ से फ्लूइड आउट हो रहा है, यहाँ पर हीट दे रहे हैं, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। इस पर जो प्रेशर है वो P1 है, ठीक है। स्पीड है जो C1 है, एरिया A1 है, वॉल्यूम V1 है, और इसकी डेटम हाइट कितनी है, Z1, रेफरेंस से हाइट कितनी है, Z1। इसी प्रकार से सेक्शन 2 पर प्रेशर P2, स्पीड C2, एरिया A2, वॉल्यूम V2, ठीक है, और डेटम हाइट कितनी है, Z2। तो हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या निकल के आती है, वो क्या कहता है, जितना भी
एनर्जी इस पॉइंट पर है वो सारी किसके बराबर होगी, इस पॉइंट के बराबर होगी। ठीक है, तो Q प्लस M1 ब्रैकेट में H1 प्लस C1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस GZ1 मीन्स ये हीट एनर्जी थी। ठीक है, यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और प्रेशर एनर्जी है, ये सारी क्या है, इस जो दूसरा सेक्शन है वहाँ पर बराबर होंगी। तो क्या मिला हमें, Q प्लस M1 ब्रैकेट में H1 प्लस C1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस G इंटू Z1 इजिकल टू W प्लस M2 ब्रैकेट ओपन H2 प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस G Z2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो हीट सोर्स क्या होता है, द रिजर्वायर विच इज एट हाई टेम्परेचर एंड सप्लाइज हीट इज नोन एज हीट सोर्स, दैट इज ए कंबस्शन चैम्बर, फर्नेस एटसेट्रा। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पे होता है और जो क्या करता है, हीट सप्लाई करता है किसको, सिस्टम को, वो क्या होता है, हीट सोर्स। ठीक है, और सिंक क्या होता है, द रिजर्वायर विच इज एट लो टेम्परेचर। ठीक है, जो लो टेम्परेचर पर होता है और सिस्टम जिसको हीट ट्रांसफर करता है वो क्या होता है, रिजर्वायर या सिंक। ठीक है, द रिजर्वायर विच इज एट लो टेम्परेचर एंड टू विच हीट इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड हीट सिंक। जैसे एटमॉस्फेरिक एयर हो गई, रिवर हो गई, एटसेट्रा। समझ आया, ये है हमारा सिंक और ये है हीट सोर्स। आगे हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, पहली है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहती है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए डिवाइस that while operating in a cycle produces no effect other than transfer of heat from a body at low temperature to a body at high temperature। ठीक है, और क्लैश स्टेटमेंट क्या कहती है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइकिल टू प्रोड्यूस नेट वर्क डन while exchanging heat with bodies at single fixed temperature। समझ आया, तो देखो क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है कि ऐसी डिवाइस को बनाना इम्पॉसिबल है जो एक साइकिल में ऑपरेट होते हुए, ठीक है, केवल जो हीट है, हीट का ट्रांसफ़र करे। एक बॉडी है जो लो टेम्परेचर पर है, उस बॉडी से जो बॉडी हायर टेम्परेचर पर, उस बॉडी पर हीट का ट्रांसफ़र करे और लेकिन कोई भी और इफेक्ट पैदा ना करे। ठीक है, समझ आया। और क्रैश स्टेटमेंट क्या कहती है कि ऐसी डिवाइस को बनाना इम्पॉसिबल है जो कि केवल क्या करे, जो कि नेटवर्क प्रोड्यूस करे। ठीक है, वाइल एक्सचेंजिंग हीट विद बॉडीज एट सिंगल फिक्स टेम्परेचर, एक सिंगल फिक्स टेम्परेचर पर बॉडीज है हमारी, ठीक है, उनमें हीट का वो क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, लेकिन क्या करे, केवल वर्क को प्रोड्यूस करे। ठीक है, आगे बात करते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। देखो ये मशीन क्या होती है, ए मशीन विच वायलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। सच ए मशीन क्रिएट्स इट्स ओन एनर्जी फ्रॉम नथिंग एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये मशीन क्या होती है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फेल करती है, वो है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, इसी प्रकार से जो इस परपेचुअल मोशन मशीन होती है, इसकी जो एफिशिएंसी मानी जाती है वो मानी जाती है 100%, और प्रैक्टिकल में ऐसी मशीन को बनाना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो मशीन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करती है वो मशीन होती है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। आगे हम बात करते हैं कार्नोट इंजन के बारे में। देखो कार्नोट इंजन क्या होते हैं, जो कार्नोट साइकिल पर वर्क करते हैं और ये एक आइडियल इंजन होता है। ठीक है, कार्नोट साइकिल क्या होती है, इट इज ए रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्राइजिंग ऑफ 4 रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें 4 रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस कौन कौन सी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस,
रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिलीज प्रोसेस एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, जिस हम डायग्राम में बात करते हैं इसकी। ठीक है, देखो हमारे पास ये प्रोसेस पीवी डायग्राम ये है। ठीक है, यहाँ से 1 से 2 प्रोसेस, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। तो ये 1 से 2 है, वो क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसमें हीट एडिशन हो रहा है। 3 से 4 क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसमें हीट का रिएक्शन हो रहा है। इसी प्रकार से 2 से 3 जो प्रोसेस है, ठीक है, वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और ये क्या है, 4 से 1, ये भी है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एक में हीट एडिशन है, एक में हीट रिजेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इसमें एक में एक्सपेंशन है, दूसरे में कंप्रेशन है। एक्सपेंशन कैसे, यहाँ पर वॉल्यूम कम है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, ये एक्सपेंड हो रहा है। 4 में वॉल्यूम ज़्यादा है, 1 में कम है, तो ये कंप्रेशन है। ठीक है, हो जाएगा याद। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको सिलेंडर की फॉर्म में दिखाया हुआ है। सिस्टम हमारा और ये पिस्टन है। ठीक है, तो हम इसका जो डेरिवेशन करने के बाद हमारे जो एफिशिएंसी आती है वो क्या आती है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या निकल के आती है, 1 माइनस Q लो अपॉन Q हाई। ठीक है, मीन्स 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, ये आई है एफिशिएंसी किसकी, कार्नोट इंजन की या कार्नोट साइकिल की। ठीक है, इसको हम टेम्परेचर की फॉर्म में भी रख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि क्या होता है, mCv डेल्टा T होता है। ठीक है, ये mCT होता है, तो वहाँ से mCv NCV कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस T2 अपॉन T1। आगे हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम बात कर रहे हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल अनकवर्ड बाय नर्नेस्ट एंड फॉर्मुलेटेड बाय प्लैंक स्टेट द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस अप्रोचेज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो प्योर सब्सटेंस की एंट्रोपी है वो जीरो को अप्रोच करती है, मतलब वो जीरो को पाने की कोशिश करती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, दिस फैक्ट कैन आल्सो बी corroborated by the definition of entropy, which says it is a measure of molecular disorderness. At absolute zero temperature, substance molecules get frozen and do not have any activity. Therefore, it may be assigned zero entropy value at crystalline state. ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाते हैं, वो फ्रोज हो जाते हैं और उनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं रहती। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है क्रिस्टलाइन स्टेट में। ठीक है, लेकिन जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का अटेनमेंट है वो इम्पॉसिबल होता है प्रैक्टिकली। फिर भी हम थियोरेटिकली ये मान के चल रहे हैं कि कैन बी यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एब्सोल्यूट एंट्रोपी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू जीरो एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। फिर भी हम थियोरेटिकली एब्सोल्यूट एंट्रोपी डिफाइन करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। The irreversibility is the characteristics of the system which forbids system from retracing the same path upon reversal of the factors causing the same change। मीन्स जिस पाथ से वो उसने मान लो कि 1 से 2 ये इस पाथ से गया है, तो इरिवर्सिबिलिटी क्या है, वो इस पाथ से वापस जाने के लिए उसको क्या कर देती है, फॉरवर्ड्स कर सकती है, मना करती है, और सिस्टम इस पाथ से नहीं जाता, वो क्या करता है, वो अपना अलग पाथ लेता है 1 2 से 1 जाने में। ठीक है, ये क्या है, इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, irreversible systems are those which do not maintain equilibrium during the occurrence of a process। तो irreversible system क्या होते हैं, जो कि
इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं करते हैं किसी प्रोसेस के दौरान। आगे हम बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? इट इज द आउटकम ऑफ सेकंड लॉ एंड इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इट इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलस ऑपरेशंस, हैज नो एग्जैक्ट फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट कैन बी गिवन। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैलकुलस ऑपरेशन की फॉर्म में। इट हैज इमेंस सिग्निफिकेंस इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एनालिसिस बाय सेकंड लॉ एंट्रोपी प्रिंसिपल हैज बीन ऑब्टेन्ड एज ds is greater than equal to dq upon t for an isolated system, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है, बताया था ना आपको फर्स्ट चैप्टर में, आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर हो ना हीट का ट्रांसफर हो। ठीक है, डी क्यू इजिकल टू जीरो, तो इस केस में क्या होगा? देयरफॉर डी एस आइसोलेटेड सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, वो क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डी एस आइसोलेटेड क्या है? जीरो के बराबर होगी। ठीक है, दैट इज जो एंट्रोपी आइसोलेटेड है वो क्या होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट होगी। ठीक है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, विच मीन्स दैट एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम always increases if it has reversible process. In general form, ds isolated is greater than equal to 0. ठीक है, it may be calculated here that the entropy of an isolated system always increases or remains constant, या तो बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी in case of irreversible or reversible processes respectively. This is known as principle of entropy increase of entropy principle. ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं? ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज और एंट्रोपी प्रिंसिपल सिंपली। ठीक है, यूनिवर्स which comprises of system and surroundings may also be treated as isolated system, and from entropy principle ds universe is greater than equal to 0, means entropy of a universe is always greater than equal to 0। इसी के साथ आपका जो थर्ड चैप्टर था उसकी थ्योरी कंप्लीट हुई। धन्यवाद।